जैसे जैसे कट्टरपंथ इस्लाम बढ़ रहा है, जैसे जैसे कट्टरपंथी पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकवादी हमले भी यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप के इन देशों ने दिल खोलकर शरणार्थियों को अपने देशों में जगह दी है, दिल खोलकर इन्हें स्वीकार किया है और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने सेकुलर दिखाने की कोशिश की है। शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलने का नतीजा क्या होता है, यह आज ऑस्ट्रिया के लोगों ने देख लिया। लेकिन यूरोप के ही एक और देश पोलैंड ने कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो किया, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अब समझिए ऑस्ट्रिया और पोलैंड में क्या फर्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ आपने देख लिया, फ्रांस में क्या हुआ आपने देख लिया, जर्मनी में क्या हुआ आपने देख लिया। ऑस्ट्रिया की आबादी 90 लाख है, छोटा सा देश है, जबकि पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रिया की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 8% है, यानी वहां बड़ी हिस्सेदारी है मुस्लिम आबादी की 8%, जबकि पोलैंड में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 0.1% है, नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं कि यूरोप के बाकी देशों ने पोलैंड पर शरणार्थियों को शरण देने का दबाव नहीं बनाया था, पूरा दबाव था। लेकिन जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया ने दिल खोलकर मध्य एशिया से आए शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें अपने नागरिकों को मिलने वाले ज्यादातर अधिकार दे दिए, वहां रहने की जगह दी, अच्छा जीवन दिया, रहने के लिए छत दी, और इन लोगों ने बदले में आतंकवाद दिया। वहीं पोलैंड ने एक भी इस्लामिक शरणार्थी को अपने देश में जगह नहीं दी। उसने साफ इनकार कर दिया, हम किसी को अपने यहां जगह नहीं देंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि पोलैंड में हाल के वर्षों में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई है, बिल्कुल शांति है वहां। कुछ समय पहले जब पोलैंड के एक सांसद से एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान यह सवाल पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी इस्लामिक देशों से आने वाले शरणार्थियों के साथ भेदभाव नहीं कर रही, तो वहां के सांसद ने साफ किया था कि उनके देश ने यूक्रेन से आए 20 लाख शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है, लेकिन हम अपने यहां एक भी कट्टरपंथी मुसलमान को शरण नहीं देंगे। यानी यूक्रेन से आए लोगों को तो रख लिया, लेकिन और कहीं से नहीं, क्योंकि लोगों ने उनकी सरकार को इसलिए चुना है, चाहे दुनिया उन्हें रंगभेदी कहे, चाहे राष्ट्रवादी कहे, लेकिन हम अपने देश के लोगों से किया गया वादा नहीं भुला सकते, क्योंकि देश के लोगों ने हमें इसलिए चुना है कि हम शरणार्थियों को आने नहीं देंगे। आज आपको पोलैंड के इस नेता की बात जरूर सुननी चाहिए। How many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. कुछ इस्लामिक देश ऐसे हैं जो जिहाद जैसी कट्टरपंथी विचारधारा को खुलकर समर्थन देते हैं और इसे खुलकर बढ़ावा देते हैं धर्म के नाम पर। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई देशों में जिहाद के नाम पर मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि जिहाद को अक्सर ये कहा जाता है, ये लोग धर्म के नाम पर जब करते हैं, कि इस्लाम को बचाने के लिए हो रहा है, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। लेकिन कई बार इसमें आपने यह भी नोट किया होगा कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। उदाहरण के लिए इराक, सीरिया और ईरान जैसे देशों में मुसलमान ही मुसलमानों से लड़ रहे हैं आपस में। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम का इस समय किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी जाति के साथ युद्ध चल रहा है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में चले जाइए, वहां इस्लाम का कहीं ना कहीं युद्ध किसी ना किसी के साथ चल रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान
पहला निशाना उन मुसलमानों को बना रहे हैं जो इस्लाम में सुधार के पक्षधर हैं। यानी इस्लाम में भी दो तरह के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव लोग हैं जो अमन और शांति से रहना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस समय शिया और सुन्नियों के बीच में लड़ाई चल रही है। वहाबी और सलाफी मुसलमानों के बीच युद्ध हो रहे हैं। ईसाईयत और इस्लाम के बीच युद्ध चल रहा है। म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में मुसलमान वहां बौद्ध धर्म को मानने वालों से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन में मुसलमानों की जंग यहूदियों से हो रही है। इसलिए हर जगह कहीं ना कहीं जंग चल रही है। दुनिया में सभी धर्मों का राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। यानी इस्लाम के साथ राजनीति को जोड़ दिया गया है। और अब इतने जो हमने आपको नेताओं के नाम बताए हैं, ये सारे नेता अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी धर्म और राजनीति अब मिल गए हैं। ज्यादातर इस्लामिक देशों में रहने वाले लोग अपनी सरकार का विरोध नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, मानव अधिकार नहीं है। लेकिन जब इन देशों में रहने वाले लोग यूरोप या अमेरिका में शरणार्थी बनकर जाते हैं, तो अचानक इन्हें पूरी आजादी मिल जाती है, और ये लोग वहां अपने धार्मिक नियमों के मुताबिक रहना चाहते हैं। वहां पर इन्हें पूरी आजादी चाहिए। दुनिया के हर एक देश की मुस्लिम आबादी को कुछ देशों के नेता मुस्लिम राष्ट्रवाद के फॉर्मूले से एक साथ लाना चाहते हैं। फ्रांस के खिलाफ टर्की ने ऐसा ही करने की कोशिश की। एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। हालांकि अक्सर मुस्लिम देश या तो आपस में ही युद्ध करते हैं, या फिर जंग शुरू होने पर दूसरे मुस्लिम देशों का साथ नहीं देते हैं। पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं। एक मुस्लिम देश एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में पैसा भेजकर वहां के मुसलमानों को भड़काते हैं। और अगर मुसलमानों की दूसरे धर्मों के साथ ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही, तो जल्द ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ मुसलमान और गैर मुस्लिम है, दूसरी तरफ सुधारवादी मुस्लिम और कट्टरपंथी मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में सुधारवादी मुसलमानों की राह आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इस्लामिक देशों में कट्टरपंथ का विरोध करने वालों को या तो मौत की सजा दी जाती है, जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये कट्टरपंथी चाहें तो हिंदू धर्म से सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। आपको याद होगा, हर सोसाइटी और हर धर्म जब अपने आप में कोर्स करेक्शन करता है, अपने आप में सुधार करता है, तो वहां उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे उसे स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी गलत प्रथाएं वर्षों से, सदियों से चलती आ रही थी। और एक समय पर तो भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह की इजाजत तक नहीं थी, सब कुछ धर्म के नाम पर। जिन लोगों ने इन प्रथाओं का विरोध किया और इनका अंत किया, उन्हें हमारे यहां धर्म विरोधी नहीं बल्कि समाज सुधारक कहा गया। यह फर्क आज दुनिया के सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाता है तो वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वो धर्म और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सौहार्दपूर्ण हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये अब वेकअप कॉल है। आप समझ लीजिए कि अलार्म बज रहा है। पूरी दुनिया को अपनी नींद से उठना होगा और अब नए तरीके से इस कट्टरपंथ के खिलाफ युद्ध शुरू करना ही पड़ेगा। फ्रांस जैसे देश अब जाग चुके हैं। मैक्रों सिर्फ 42 साल के हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक अच्छे नेता को कैसे फैसले करने चाहिए। भारत को भी वैसा ही करना होगा अगर भारत जैसे देश अमन शांति से रहना चाहते हैं।